बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पावर। उससे नेक्स्ट जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है एनर्जी। तो यहाँ पे हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एनर्जी को समझना इतना आसान नहीं है, माइक्रो लेवल पे इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे उतना इसको डिस्कस करेंगे जिस हद तक हमारी बुक वालों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो 9th क्लास में भी स्टूडेंट्स आप इसको डिफाइन कर चुके हैं। क्या डेफिनेशन थी कि दी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि बॉडी के वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को एबिलिटी का वर्ड अच्छा लगता है वो ये यूज़ करें, जिनको कैपेसिटी का वर्ड अच्छा लगता है वो कैपेसिटी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी और इसको हम मेजर करते हैं जॉल्स में। इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, एटसेट्रा। इनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज के हमारे इस टॉपिक में जो एनर्जी की टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स। तो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स थी, एक थी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम पहले काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कि बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। इसको छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि लेट करेंगे हमारे पास एक पत्थर है जो कि रेस्ट पे है। जब स्टूडेंट्स ये रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब वर्क जीरो होगा। जैसे ही इस पे आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पत्थर रोल करता हुआ आगे वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट कर लेते हैं कि फोर्स के लगने के बाद ये पत्थर जो है मूव करके रोल करके यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो फोर्स भी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स की लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो जैसे ही स्टूडेंट्स रोल करता हुआ इस ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचेगा तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे ही ये हिट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी आगे वाली डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के टकराने से ये वाला जो बंदा है वो आगे वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर की है, तो इस ऑब्जेक्ट ने आगे मूव की है। तो अब वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है इस बॉडी से इस बॉडी में, वो किसने की है? वो वर्क ने की है। वर्क को अक्सर स्टूडेंट्स एनर्जी समझ लेते हैं। याद रखिएगा, वर्क एनर्जी नहीं है। वर्क एक तरीका है, एक जरिया है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे वर्क हुआ था, इस बॉडी में एनर्जी आई। जब ये वाला ऑब्जेक्ट इससे आके हिट करेगा तो ये वाला आगे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। किस वजह से ये मूव कर गया? क्योंकि इसको एनर्जी मिली। किसने दी? इस पत्थर ने दी। तो इसका मतलब वर्क इसकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में, और वो एनर्जी क्या होगी? मोशन की वजह से है, तो वो हमारे पास होगी हाफ mv², जिसको हम काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी जिसको आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वर्क एनर्जी नहीं है, बल्कि वर्क जरिया बनता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे आप प्रूव भी कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने इसको प्रूव किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होगा इसका मैथमेटिकल रिलेशन, जिसमें m क्या है? मैस, और v क्या है? जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा याद रखिएगा कि मैस जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को हम कह के आ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ से मैस स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर का जो प्रोडक्ट होता है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो चैप्टर 2 में हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए वो वेक्टर का आना चाहिए, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो हमारे पास रिजल्ट देता है वो क्या आता है? वेक्टर। जबकि यहाँ पे देखें स्केलर और ये वेक्टर, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें स्केलर को वेक्टर से तो रिजल्ट तो हमारे पास यहाँ पे स्केलर आ रहा है, जबकि रिजल्ट आना चाहिए वेक्टर।
तो इसका मतलब यहाँ पे गलती है, ऐसे ना। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती नहीं है, आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि देखिए एक्चुअल में ये जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ये इस तरह से है, हाफ एम, ये जो वी स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे वी डॉट वी। अब v डॉट वी हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये वाला फार्मूला इस तरह का है। तो अब यहाँ पे देखें, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि वेक्टर का जब वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। तो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। अब वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, स्केलर, इसी को हमने ओपन किया है। और यहाँ से मैस क्या है, वो भी स्केलर। तो स्केलर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट स्केलर आएगा। तो इसीलिए स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट स्केलर आया, तो यहाँ पे भी हमने स्केलर लिखा। तो इस वजह से यह काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगी, मैस पे डिपेंड करेगी, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगी। अगर आप मैस को कांस्टेंट करते हैं तो वेलोसिटी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी को लेट करें, कांस्टेंट कर लें, तो मैस एक बॉडी का ज़्यादा है, एक का कम है, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप ये रिलेशन यहाँ पे याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो MCQs बनता है उसको आपने याद रखना है कि अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ एक रिलेशन बन जाएगा, जिसका मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। इस रिलेशन से आपके इंपॉर्टेंट MCQs बनाए जाएंगे, ये आपने याद रखना है। अब ये फार्मूला कैसे आया है, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में रिलेशन कैसे है उसको देख ले स्टूडेंट्स। अगर मैं इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे m ओवर m, मतलब m से मल्टीप्लाई भी कर दूं, m से डिवाइड भी कर दूं, क्या इस इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये m से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं मैथ्स को तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो ये वाला m इस m से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 m स्क्वायर, और ये वाला v स्क्वायर वैसे का वैसे, और डिवाइड बाय ये वाला m जो है वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ क्या बन गई है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये बन गया p का स्क्वायर, और ये वाला 1/2 वैसे का वैसे, और ये वाला m भी नीचे वैसे का वैसे लिख दें। तो ये देखें ये क्या फार्मूला बन गया, हाफ p स्क्वायर ओवर m, यानी कि p स्क्वायर ओवर 2m किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ से आपने मोमेंटम और एनर्जी का जो है वो रिलेशन याद रखने, यहाँ से MCQs बनाए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का आपने यूनिट याद रखना है, इसी फार्मूले से आएगा। m का क्या होता है जी, kg, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट होगा। उसके बाद डायमेंशन यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, kg की क्या होगी, कैपिटल M, और मीटर है तो L स्क्वायर, और आगे सेकंड है तो T की -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होगी 1 2 -2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी आप क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि देखें जिस बॉडी की पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो बॉडी फील्ड में एग्जिस्ट करे। फील्ड में रहते हुए बॉडी की पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी होगी उसको नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। इसको छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है जिस पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m। तो इसका मतलब अगर अर्थ की सरफेस पे है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फील्ड क्या है ये आपको प्रीवियस टॉपिक में मैं बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस बॉडी को इस एक सर्टेन हाइट पे लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे इस बॉडी पे क्या करना होगा, वर्क करना होगा। ठीक है, तो मैं वर्क करके इस बॉडी को जब इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो वही वर्क मेरा क्या होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। वर्क कितना होगा, mgh, और वो एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी इस बॉडी की, वो होगी mgh। तो इसका मतलब वर्क ने एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर किया। तो वो एनर्जी क्या होगी, mgh होगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का भी मैथमेटिकल रिलेशन यही होगा।
अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को आप एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? एनर्जी ड्यू टू कंसंट्रेट स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब कंसंट्रेट स्टेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसको छोटी सी एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट करें ये हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है। अब इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे मैं एक मैस या ब्लॉक को कनेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मेरे पास एक स्टेट ये बन जाएगी, क्योंकि इस टाइम हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ये स्प्रिंग है, इसके साथ कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, मैस अटैच है। अब मैं इस स्टेट से दूसरी स्टेट पे इस स्प्रिंग को लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा, फोर्स अप्लाई करके मैं इस मैस को यहाँ लेके आऊँगा। अब ये सेकंड स्टेट है, तो इस स्टेट पे ये वाला मैस रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये वापसी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैस में एक्सटेंड करके स्प्रिंग की मदद से इस स्टेट पे लेके आया हूँ, जिस स्टेट पे वो रहना नहीं चाहता, यही आपकी कंसंट्रेट स्टेट कहलाती है। तो जो बॉडी कंसंट्रेट स्टेट में रहना नहीं चाह रहा, उस टाइम जो उस बॉडी की एनर्जी होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब। तो यूँ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखने वाली है, उसको सुनिएगा, रिमेंबर, याद रखिएगा। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट, कि आपको रेफरेंस लेना होगा पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हुए। तो रेफरेंस आप रैंडमली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आप लेट करें मैं रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर उसके बाद कोई बच्चा कहता है जी मैं रेफरेंस यहाँ से लूँगा, कोई यहाँ से ले ले। तो रेफरेंस जो है वो आप रैंडमली जो है वो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो हमारे पास क्या है, अर्थ की सरफेस, या फिर हम इन्फिनिटी को डिस्कस करते हैं। तो इन्फिनिटी भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन इसको हम आने वाले टॉपिक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है, एट रेफरेंस कि जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मान रहे हैं, उस रेफरेंस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो कंसीडर करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। देखें, जब मैं इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या सरफेस पे जब इस ब्लॉक को मैंने पुट किया था, तो इस टाइम इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, जीरो, क्योंकि मैं इसको रेफरेंस मान रहा था और इस पॉइंट पे बॉडी को लेके जाना चाह रहा था। तो ये मेरा टारगेट था, ये रेफरेंस था। तो रेफरेंस वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करनी होगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और टाइप हम पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो मैंने अभी स्प्रिंग की आपको एग्जांपल दी है, वही हमारे पास क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है, जिसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है। तो बच्चे कहते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल की वजह से। लेकिन अगर आप इसको मैक्रो लेवल की हद तक देखें तो वो तो फिर ठीक है बात, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे इसको डिस्कस करना चाहें तो स्टूडेंट्स, जो स्प्रिंग आपने लिया होगा वो भी तो किसी न किसी मेटल का होगा। अब उसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे, तो वो चार्जेस की पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब उसके फील्ड में चेंज आ रहा है। तो चार्जेस के फील्ड में जो आप चेंज लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। बहरहाल इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, हम इसको सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करके इसको आपने तैयार करना है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मैथमेटिकल रिलेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो हम क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिएगा, वर्क डन ऑन अ बॉडी पे जो वर्क डन होगा इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि शायद काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वही वर्क के इक्वल होगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m। जब आप इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, a। तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर करके पहुंचेगा, तो इसका मतलब इस टाइम इसकी अगर वेलोसिटी इनिशियल vi थी, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके, तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी vf होगी। तो अब यहीं से हम लोग इस इक्वेशन का प्रूव करते हैं कि देखें, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्या होती है 2AS, S की जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है D, तो हमने S की जगह D लिख दिया। 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आप D को कैलकुलेट करें तो D अपनी जगह पे 2A इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी क्वेश्चन 1। अब जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू ma, तो ये बन गई क्वेश्चन 2। तो दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें लेफ्ट साइड पे क्या है D और इस साइड पे क्या है F, तो FD बन जाएगा और राइट साइड भी दोनों मल्टीप्लाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे A से कैंसिल हो जाएगा, ये A से कैंसिल, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अब इसको अलग अलग M को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस M को इससे मल्टीप्लाई, तो देखें जी यहाँ पे 2 भी दोनों में आएगा, तो हाफ MVF स्क्वायर अलग कर दिया माइनस ये वाला, और हाफ MVI स्क्वायर अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स F और D का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क इक्वल होता है, तो वर्क लिख सकते हैं। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर, तो ये फाइनल है तो इसीलिए यहाँ पे F आ जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखें फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज आ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी में, तो ये क्या बन जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वर्क वैसे का वैसे, तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही है। ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी में भी जो चेंज आएगा वो भी वर्क के इक्वल होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है, FD के इक्वल होता है। अब जाहिर सी बात है किसी भी बॉडी को जब एक सर्टन हाइट पे लेके जाएंगे तो आप उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी कुछ ना कुछ हाइट अटेन करेगा, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो जो वहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट हो रही होगी उसका वो वेट की इक्वल होगी, तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट की शक्ल में होगा, तो hf माइनस hi आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट में चेंज आ रहा है, तो mg को पहले इससे मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, फिर mg को इससे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो जो कि क्या होगा, वर्क के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।